हेलो बच्चों, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में आगे चलते हैं एंड नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन अल्टीमेटली क्या चीज़ है? सोफिस्टिकेटेड काउंटिंग है, बस और कुछ नहीं। ये ठीक है, अल्टीमेटली तो हम चीज़ों को काउंट ही करेंगे कि इस काम को करने के कितने नंबर ऑफ वेज हैं, इस तरह के कितने नंबर बन सकते हैं एंड सो ऑन। उसमें परमुटेशन का मतलब क्या होता है? अगर मैं बोलूँ कि वर्ड परमुटेशन का मतलब क्या है, तो वो है अरेंजमेंट। एंड अगर हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, तो वो है सिलेक्शन। इसका मतलब क्या है कि मान लिया इफ़ आई हैव 3 ऑब्जेक्ट्स ए बी सी, तो इन हाउ मैनी वेज आई कैन परम्यूट देम, परम्यूट या फिर अरेंज देम इन ए रो। मतलब कितने डिफरेंट परमुटेशन या कितने डिफरेंट अरेंजमेंट्स आ जाएंगे, तो वो देखो ऐसे आ जाएंगे: ए सी बी ए सी ए बी एंड सी बी ए। तो ऐसे करके टोटल कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ अरेंजमेंट बराबर कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, ये तो हो गया हमारा परमुटेशन। अब मान लिया वी हैव ए बी सी डी और इसमें से ये अरेंजमेंट हो गया। इसमें से अगर हमें सिलेक्शन करना है, सेलेक्टिंग 2 ऑब्जेक्ट्स, मतलब ऐसा मानो कि ए बी सी डी में से हमें 2 चीज़ें उठानी है, तो कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे? तो नंबर ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस मतलब सिलेक्शन। तो हम ऐसे कर सकते हैं ए और बी को सिलेक्ट कर लें, या ए और सी को, ए और डी को, बी और सी को, बी और डी को, सी और डी को। तो ये कितने तरीके हो गए? ये भी 6 तरीके हो गए। ठीक है, और आंसर कितना हो गया? 6। मतलब ए बी अगर मैंने सेलेक्ट किया है तो मतलब एक बॉक्स रखा हुआ है जिसमें से 4 में से मेरे को 2 चीज़ उठानी है, तो वो जो मेरे हाथ में 2 चीज़ आई, वो कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आ सकता है? तो उसका आंसर भी इस वाले केस में कितना हो गया? 6। या तो ए और बी को हमने सेलेक्ट कर लिया। जब मैंने बोला कि ए और बी को सेलेक्ट कर लिया, तो इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे हाथ में ए बी है या बी ए है। अगर मेरे हाथ में ऐसे दोनों ऑब्जेक्ट है तो ए और बी और ए का कोई सेंस ही नहीं बनता। अरेंजमेंट हाथ के अंदर अरेंजमेंट कैसे हो जाएगा? वो तो हमने 2 चीज़ें हाथ में उठा रखी है बस। तो इसमें बस क्या होगा कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस क्या क्या है। अगर हमने ऑब्जेक्ट्स को चेंज किया, अरेंजमेंट से इसका कोई लेना देना नहीं। अरेंजमेंट ये हो गया और कॉम्बिनेशन ये हो गया। तो अब हम इसी को पढ़ेंगे बेसिकली। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ ways in which n different number of ways in which our objects can be selected from n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो आंसर क्या है? कितने तरीके से हम n में से r डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है बाइनोमियल थ्योरम में, जहाँ पे हमने NCR डिफाइन किया था। NCR की डेफिनेशन ही ये होती है। NCR gives you number of ways of selecting R objects from n different objects।
तो सिलेक्शन का मतलब क्या है कि ये जो 6 आया है वो ऐसे आया कि हमारे पास 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इसके हिसाब से n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मतलब 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, तो n का वैल्यू कितना हो गया 4। और कितनी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करनी है r, तो यहाँ पे हमें सेलेक्ट कितना करना है 2, तो r का वैल्यू 2 हो गया। तो ये 6 बेसिकली कहाँ से आया है 4c2 NCR, 4c2 होता है 4 इंटू 3/2, तो वो कितना हो गया 6, इसलिए आंसर 6 आया ये वाला फॉर्मूला लगा के। ठीक है, सेकेंड पार्ट, नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन arrange n different objects in a row will be equals to n factorial। मतलब अगर हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है और उसको हमने एक रो में रखा, तो अगर उसको एक रो में रखा तो कितने तरीके से हम वो डिफरेंट अरेंजमेंट ला सकते हैं n फैक्टोरियल। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और इनको एक रो में रखना है, तो ए बी सी भी रख सकते हैं, ए सी बी भी रख सकते हैं, तो ऐसे करके कितने अरेंजमेंट्स आ जाएंगे n फैक्टोरियल। तो यहाँ पे अगर 3 ऑब्जेक्ट हैं तो ये 6 कहाँ से आ रहा है 3 फैक्टोरियल से आ रहा है, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 विल बी 6, इसलिए ये आंसर 6 आया। तो अगर मान लिया हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट होता है ए बी सी डी, उसको हमने अगर एक रो में अरेंज किया तो नंबर ऑफ वेज कितना हो जाता 4 फैक्टोरियल। 5 ऑब्जेक्ट है 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या है 24। तो 24 तरीके से हम ए बी सी डी 4 ऑब्जेक्ट्स को एक रो में परम्यूट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पहले 2 पॉइंट। यहाँ पे तो वी वर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अब थर्ड पार्ट, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल्स टू। अगर हमारे पास n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है और उसमें से हमने r ऑब्जेक्ट को उठाया, ठीक है, तो n आइडेंटिकल का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ए तीनों 3 6 1 7 ऑब्जेक्ट्स है, मान लिया आइडेंटिकल है, और इसमें से मेरे को 3 उठाने हैं, सेलेक्टिंग 3, तो इसमें NCR वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि NCR वाले फॉर्मूले में हमने स्ट्रेस देके क्या बोला था n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, यहाँ तो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, तो अगर मैंने 3 ऑब्जेक्ट उठाया, मान लिया ए, तो इसमें हम बता ही नहीं सकते कौन सा ए, सारे ए एक जैसे हैं, तो यहाँ पे तो नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा 1 विल बी 1, तो नंबर ऑफ वेज विल बी सिंपली 1 4। ठीक है, इसी तरीके से फोर्थ में क्या हो गया, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम number of ways of arranging n identical objects in a row is equals to। ठीक है, अब यहाँ पे हम किस तरह की बात कर रहे हैं कि हमारे पास मान लिया ए ये है 4 ऑब्जेक्ट्स है, मान लिया अगर ये 4 ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट होता तो एक रो में रखने के कितने डिफरेंट
अरेंजमेंट्स हो जाते 4 फैक्टोरियल सिंपली। बट अगर चारों आइडेंटिकल हैं तो इनको एक रो में रखने का कितना तरीका होगा, अगेन 1, कैसे भी रख लो एक ही बात है। इसमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ये वाला ए अलग है, ये वाला ए अलग है, तो इसका आंसर भी कितना आएगा 1। तो अगर n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स दे रखा है और उसमें से हमें r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा 1। ठीक है, ठीक है। अगर n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स दे रखा है और उनको एक रो में अरेंज करना है, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, आइडेंटिकल इज द की, तो नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा फिर 1, कैसे भी रख दो एक ही बात है। यहाँ पे भी n आइडेंटिकल हो गया। ठीक है, फिर 5th पार्ट, नंबर ऑफ ways of arranging R objects in a row selected from n different objects, सेलेक्टेड फ्रॉम एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। इस वाले केस में देखो क्या बात चल रहा है। जैसे हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इनमें से 2 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और फिर उनको अरेंज कराया। तो सिलेक्शन का मतलब तो हमारे पास ए बी आ सकता है, ए सी आ सकता है, ऐसे करके कितने सिलेक्शन आ सकते हैं 6। अब इनको मैंने एक रो में रखा, तो एक रो में अगर मैंने अरेंज कराया तो ए बी अलग अरेंजमेंट काउंट होगा और बी ए अलग अरेंजमेंट काउंट होगा। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इस काम को हम 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ पहले मैटर करेगा। अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स है तो पहला चीज़ तो ये मैटर करेगा कि हमने कौन कौन सा ऑब्जेक्ट उठाया। अगर मैंने ऑब्जेक्ट डिफरेंट कर दिया तो ऑफकोर्स अरेंजमेंट भी डिफरेंट आएगा। ये ठीक है। अब एक बार अगर हमने ऑब्जेक्ट उठा लिया कोई भी फिक्स्ड, तो फिर उसको अरेंज कितने तरीके से कर सकते हैं, कितने डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। तो दिस फॉर्मूला इज़ नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड फार्मूला। तो अगर हम बिल्कुल बेसिक प्रिंसिपल से जाएं तो यहाँ पे हम 2 काम कर रहे हैं। पहला काम तो क्या हो गया, हमने सेलेक्ट किया। दूसरा काम क्या हो गया, हमने अरेंज किया। और कितना भी लो IQ का बंदा हो, ही वुड बी एबल टू टेल कि इन दोनों के बीच में एंड आएगा। कि पहले हमने R ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट किया n में से, एंड फिर उन R ऑब्जेक्ट्स को अरेंज किया। ये थोड़ा बोल सकते हैं या तो n ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया और R ऑब्जेक्ट्स अरेंज कर दिया, मतलब n में से R ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया और R ऑब्जेक्ट अरेंज कर दिया। और का मतलब क्या है, जिस चीज़ को सेलेक्ट किया उसी को तो हम अरेंज करेंगे, तो दोनों काम होगा। एंड का मतलब क्या होता है कि अगर हमें पहला काम भी करना है एंड दूसरा काम भी करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। पहली बात, पहले काम को करने के कितने तरीके हो जाएंगे, n में से R ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने के कितने तरीके हो जाएंगे, अगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है तो वो हो जाएगा NCR। अब एक बार हमारे पास एक पर्टिकुलर R ऑब्जेक्ट्स आ गया, अब उनको कितने डिफरेंट तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा R फैक्टोरियल। तो यही आंसर हो जाएगा NCR इंटू R फैक्टोरियल। तो अगर इसको ओपन करोगे तो n फैक्टोरियल R फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल R फैक्टोरियल, ये R फैक्टोरियल ये R फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो हो गया n अपॉन n माइनस R। दिस इज ऑल्सो डिनोटेड एज NPR। इसको NPR से भी डिनोट करते हैं, ये ठीक है। अब NCR में तो हम बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है n में से R ऑब्जेक्ट्स को, कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन। तो n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से R डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया तो NCR तरीके हो गए, ये ठीक है। NPR का मतलब क्या है, P मतलब परमुटेशन लिखा हुआ है, तो n में से हमने R ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया फिर उनको परम्यूट कराया, तो कितने डिफरेंट तरीके के परमुटेशंस आ जाएंगे, वो आंसर ये लिखा है NPR। ठीक है, हमें NPR का डेफिनेशन पता होना चाहिए। NCR में तो क्या होता है, ऊपर n फैक्टोरियल आ गया, नीचे R फैक्टोरियल आ गया और डिफरेंस का फैक्टोरियल भी आ गया। NPR में क्या होगा, ऊपर n फैक्टोरियल और नीचे सीधा डिफरेंस ही आएगा, बस R फैक्टोरियल नहीं आएगा इसमें, क्योंकि वो R फैक्टोरियल में ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आई शुड नो कि NPR होता क्या है, ठीक है।
बट जब हम प्रैक्टिस में क्वेश्चंस करेंगे, इन प्रैक्टिस जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इसका कोई मतलब ही नहीं, हम तो हमेशा ही ऐसे करेंगे, सिलेक्शन इनटू अरेंजमेंट। सेलेक्ट किया फिर उनको अरेंज किया, ठीक है। तो जैसे मान लिया हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट हैं ए बी सी डी और हमें 3 का अरेंजमेंट करना है। ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इसमें पहले तो मान लिया हमने सिलेक्शन किया, तो सिलेक्शन के कितने तरीके हो जाएंगे, 4C3 बराबर 4। तो उसको हम ऐसे भी गिन सकते हैं ए बी सी, ठीक है। सिलेक्शन है, अभी अरेंजमेंट कुछ नहीं है। ए बी सी मतलब एक बार हमने डी छोड़ दिया, फिर ए बी डी सी छोड़ दिया, फिर बी छोड़ दिया, तो ए सी डी बी सी डी, ये 4 तरीके आ गए। अब हर 4 तरीके के करस्पॉन्डिंग अरेंजमेंट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा, अगर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब ये तो या तो ये सेलेक्ट किया या ये सेलेक्ट किया, तो इनके बीच में ऑप्शन है, ये ऐसा नहीं कि ए बी सी भी आ गया होगा एंड ए बी डी भी आ गया होगा। तो इनमें से किसी भी पर्टिकुलर केस में जब हमने सेलेक्ट किया हो तो एक ही केस होगा। मान लिया ए बी सी हमने सेलेक्ट किया, अब ए बी सी को अरेंज किया, तो अरेंजमेंट का फॉर्मूला कितना है, 3 फैक्टोरियल विच इज़ 6, ठीक है। तो कैसे आ जाएगा, मान लिया ए बी सी लिया, तो ए बी सी ए सी बी 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 सी सी ए बी बी ए एंड ए सी सी ए, ये 6 तरीके हो गए। फिर ऐसे ही इसके लिए 6 तरीके, फिर इसके लिए 6 तरीके, इसके लिए 6 तरीके। तो टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, पहला काम करने के कितने तरीके, 4, दूसरा काम करने के कितने तरीके, 6, तो 6 × 4 विल बी 24। दिस विल बी द आंसर। तो कितने पॉइंट हो गए टोटल अभी तक, 5। तो क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 4 letters from the word daughter। सॉल्यूशन, अब देखो DAUGHTER, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इनमें से यू कैन सी नथिंग इज़ रिपीटिंग, सब डिफरेंट है। तो 8 में से इफ़ेक्टिवली मेरे को कितने सेलेक्ट करने हैं, 4। तो वी नीड टू सेलेक्ट 4 letters from 8 different letters। तो आंसर कितना हो जाएगा, 8C4। आंसर विल बी सिंपली NCR। अगर n डिफरेंट में से R को सेलेक्ट करना है तो ये हो जाएगा 8 7 6 5 अपॉन 4 फैक्टोरियल, 4 3 2 1, 24 और 8 × 3 24। तो नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, 70। तो मतलब हमने DUGH एक सिलेक्शन हो गया, ऐसे ही DTER दूसरा सिलेक्शन हो गया। ऐसे अगर हम काउंट करेंगे तो टोटल कितने सिलेक्शन आ जाएंगे, 70 केसेस बन जाएंगे। ठीक है, मतलब ये 70 में क्या काउंट करके उतारा है कि हमने DAUG सेलेक्ट किया या फिर DATR सेलेक्ट किया
या फिर AUGT सेलेक्ट किया एंड सो ऑन, ऐसे कितने केसेस आ जाएंगे टोटल? पहला केस, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, ऐसे कितने डिफरेंट सिलेक्शन आ जाएंगे? 70. दिस इज व्हाट इट इज सेइंग. क्वेश्चन 2, फाइंड द टोटल number of words which can be formed using all the letters of the word ये. लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर. मतलब इसमें की क्या है? यूजिंग ऑल द लेटर्स, मतलब सारे लेटर यूज़ करके. कितने लेटर थे इसमें? 8. कितने डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हैं? तो वी नीड टू फाइंड डिफरेंट अरेंजमेंट of 8 different letters which is equal, जो एक डिफरेंट अरेंजमेंट होगा, जैसे DAUGHTER ये एक वर्ड हो गया. फिर मान लिया ADUGHTER ये दूसरा वर्ड हो गया. मान लिया RDAUGHTE ये तीसरा वर्ड हो गया. 1 2 3 4 ऐसे काउंट करने. तो वो तो कितना होता है? अगर हमें n डिफरेंट चीज़ों को परम्यूट कराना है एक रो में, तो आंसर होता है सिंपली n फैक्टोरियल. तो यहाँ पे हो जाएगा 8 फैक्टोरियल. बस ये आंसर हो जाएगा. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. एवरी टेलीफोन नंबर कंसिस्ट्स ऑफ 7 डिजिट्स. ठीक है. हाउ मेनी टेलीफोन नंबर्स आर देयर विच डू नॉट इंक्लूड एनी अदर डिजिट्स बट 2, 3, 5 एंड 7. तो हमें एक 7 डिजिट का नंबर बनाना है. 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है. और केवल ये डिजिट यूज़ करने हैं. तो अगर हमारे पास डिजिट 4 हैं और 7 डिजिट का नंबर बनाना है, तो ऑफकोर्स रिपीटिशन होगा डिजिट्स का. तो हम कैसे करेंगे? देखो 7 डिजिट का नंबर तो ऐसे भी हो सकता है 333 3333. उसका मतलब क्या है? उसने बोला कि इनमें से डिजिट यूज़ होना चाहिए, बट उसने ये नहीं बोला कि ये डिजिट ज़रूर यूज़ होना चाहिए, ये नहीं बोला है. बट उसने क्या बोला है कि डज़ नॉट इंक्लूड एनी अदर डिजिट बट दिस. तो यहाँ पे देखो समझने में हमें थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाना पड़ेगा. उसने क्वेश्चन में कंडीशन क्या रखा है कि इनके अलावा कोई डिजिट यूज़ नहीं होना चाहिए, इनमें से यूज़ हो सकता है. इफ़ेक्टिवली क्वेश्चन की लैंग्वेज का ये मतलब है, उसका ये मतलब नहीं है कि 2 3 5 और 7 एक एक बार कम से कम ज़रूर यूज़ होना चाहिए. ये तो कहीं लिखा. अगर ऐसा होता तो ऐसा देन ही वुड हैव यूज्ड इन दिस मस्ट इंक्लूड दीज डिजिट. मस्ट करके कुछ चीज़ आनी चाहिए कि इनको तो इंक्लूड करना ही करना है. तो इस क्वेश्चन को तो हम बेसिक प्रिंसिपल से कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि मेरे को फर्स्ट प्लेस भरना है एंड सेकंड प्लेस भरना है एंड थर्ड प्लेस भरना है. तो फर्स्ट प्लेस को भरने के कितने तरीके हैं? 4. इसको भरने के कितने तरीके हैं? मतलब ये काम करना है एंड ये काम करना है एंड ये काम करना है. तो ऐसे करके मेरे को टोटल 7 काम करने हैं. पहले प्लेस को भरने का कितना तरीका है? 4. 2 3 5 और 7 में से किसी को भी रख दिया. फिर दूसरे प्लेस को भरने के कितने तरीके हैं? 4, इंडिपेंडेंट ऑफ कि पहले प्लेस पे क्या आया. अगर पहले प्लेस पे मान लिया 2 आ गया, तो 2 यहाँ पे भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं. तो इसलिए 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 ये यहाँ से. तो दैट विल बी 4⁻7. यही आंसर आ गया. सही है. इसमें प्लेस को फिल करना इज़ द कंडीशन. तो अगर मेरे को पहले प्लेस को फिल करना है तो उसमें हम इनमें से एक डिजिट उठा के रखेंगे.
प्लेस को उठा के डिजिट पे नहीं रखेंगे ऑफ कोर्स, मतलब ऐसा तो नहीं कि बस ये 4 डिजिट हमें ख़त्म करने हैं, ऐसा कुछ नहीं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 4 में उसने क्या बोला है, इन हाउ मेनी वेज कैन 4 पैसेंजर्स बी एकोमोडेटेड इन 3 रेलवे कैरेज। ये ठीक है। सोल्यूशन 4 में क्या है, हमारे पास 4 पैसेंजर्स हैं, P1, P2, P3, P4 और देयर आर 3 रेलवे कैरेज, मतलब C1, C2, C3। इन 4 लोगों को इन 3 डब्बों में बिठाना है, ठीक है। इफ़ ईच कैरेज कैन एकोमोडेट एनी नंबर ऑफ पैसेंजर्स, उसका मतलब क्या है कि चारों एक डब्बे में भी बैठ सकते हैं, ये ठीक है। ऐसा भी उसका 2 इधर आ जाए, 1 इधर आ जाए, एंड सो ऑन। अगेन इस वाले केस में हमारे पास कंडीशन क्या है, क्या हमें ज़रूर करना है, हमें कैरेज 3 यूज़ करना है ज़रूर, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बट हमें इन चारों को ज़रूर बिठाना है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक भारी रह जाए। तो हम क्या करेंगे, पहले हमने फर्स्ट बंदे को उठाया, P1 को उठाया, उसको इनमें से एक रेलवे के डिब्बे में बिठा दिया। कितने तरीके हो गए, 3। फिर हमने दूसरा पैसेंजर उठाया, उसको इन 3 में से एक रेलवे के डिब्बे में उठा दिया, 3 3 3। तो दैट विल बी 3⁴ दैट विल बी 3⁴। बस ये आंसर हो जाएगा। इस तरह की चीज़ में मेरे को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि काम कौन सा करना है, कि हम पर्सन को उठाएं या रेलवे के डिब्बे को उठाएं। तो वहीं से समझ में आएगा रेलवे के डिब्बा थोड़ा उठेगा, पर्सन को उठा के हमने डिब्बे में रखा। फिर आ गया क्वेश्चन 5, इन हाउ मेनी वेज। इसलिए हमने बोला कि देखो इसमें कन्फ्यूज़न इसी तरह का होगा कि 4⁵ लिखें, 3⁴ लिखें, 3 फैक्टोरियल लगाएं, 4C3 लिखें, इस तरह के कन्फ्यूज़न होगा। और वो जब प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे तो समझ में आ जाएगा। आंसर यूजुअली जैसे मैंने बोला ना कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कैलकुलेशन काफ़ी कम होता है, आंसर काफ़ी फास्ट आ जाता है, मतलब जैसे हमने बहुत जल्दी लिख लिया। अगर ये समझ में आता है तो 1 मिनट का भी खेल नहीं है। क्वेश्चन 5 में इन हाउ मेनी वेज 4 persons कैन बी एकोमोडेटेड इन 3 डिफरेंट चेयर इफ़ ईच पर्सन कैन ऑक्यूपाई ओनली 1 चेयर। अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ भी 4 पर्सन है, पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3 एंड पर्सन 4। और ये हैं चेयर 1, चेयर 2, चेयर 3। इन 4 लोगों को इन 3 चेयरों पे बिठाना है और उसमें लिखा है इफ़ ईच पर्सन कैन ऑक्यूपाई ओनली 1 चेयर, मतलब 2 लोग एक चेयर पे नहीं बैठेंगे, शेयरिंग वेयरिंग इज़ नॉट अलाउड। तो ऑफ कोर्स एक बंदे के पास कोई चेयर नहीं मिलेगा, मतलब एक बंदा ऐसे ही खड़ा रहेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज इज इक्वल्स टू, अब हम देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या चीज़ फिल होना मस्ट है। वैसे इसने यहाँ पे क्वेश्चन में ये भी लिखा होना चाहिए कि ऑल 3 चेयर मस्ट बी यूज्ड, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये बचता है कि हो सकता है एक चेयर खाली रह जाए, इस तरह की चीज़ हो गई। कैन बी एकोमोडेटेड का मतलब एक पर्सन तो फिर भी रह गया। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है, मतलब लैंग्वेज और क्लियर होना चाहिए था कि तीनों चेयर यूज़ किया जाता है, कि इन 4 लोगों को यहाँ पे बैठा रहे हैं। अब एक बंदे के लिए चेयर नहीं है तो क्या कर सकते हैं, कुछ बात नहीं, खड़ा रहेगा वो। तो यहाँ पे चेयर का फिल करना मस्ट है। यहाँ पे बंदे तो चारों नहीं बैठ पाएंगे, तो मस्ट इसका फिल करना है। तो इस पे बिठाने के 4 ऑप्शंस हो गए, ठीक है। पहले चेयर को भरने के 4 ऑप्शन। अब एक पर्सन इस पे आगे बैठ गया होगा, मान लिया P3 बैठ गया, तो अब चेयर 2 को फिल करने के कितने ऑप्शन बचे, 3, क्योंकि P3 2 चेयर पे तो बैठेगा नहीं, तो 3। फिर उसके बाद इसको फिल करने के कितने ऑप्शन बचेंगे, 2। तो कितने आंसर आ गया, 24। दिस विल बी द आंसर। कितने क्वेश्चन हो गए थे, 5। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द लेटर
लॉगरिथम बिगिन विद ए वॉवल एंड एंड्स विद ए कॉन्सोनेंट, ठीक है। L O G A R I T H M, तो ये हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हैं और ये वॉवल्स हैं। तो उसने क्या बोला कि वॉवल से शुरू होना चाहिए एंड शुड एंड्स विद ए कॉन्सोनेंट, ठीक है। ठीक है, तो सॉल्यूशन नंबर ऑफ वेज इज इक्वल्स टू, एक तो देखो हम बिल्कुल बेसिक से भी कर सकते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से। पहली जगह पे मेरे को वॉवल रखना है, तो जो भी कंस्ट्रेंट है वो हमने पहले सेटिस्फाई किया। यहाँ पे वॉवल रखने के कितने तरीके हैं? 3, तो हमने रख दिया। एक वॉवल यहाँ पे यूज़ हो गया, A I O में से कोई भी एक। यहाँ पे फिर कॉन्सोनेंट रखा, मतलब ये यहाँ से आया, फिर कॉन्सोनेंट रखा। तो 1 2 3 4 5 6 कॉन्सोनेंट रखने के कितने तरीके हैं? 6। इनमें से कोई भी कॉन्सोनेंट रख दिया, मान लिया R रख दिया, ठीक है। अब इन दोनों के अलावा ऐसा नहीं कि हम बाकी वर्ड नहीं बनाएंगे, वर्ड तो हम पूरा ही बनाएंगे। तो नंबर ऑफ वेज तो अभी और भी आएगा। तो टोटल कितने लेटर थे? 1 2 3 4 5 6 9 में से 2 लेटर्स ऑलरेडी यूज़ हो गया, 7 लेटर्स बचे। तो बीच में हम ऐसे करके 7 प्लेसेस बचे, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, इस प्लेस को भरने का कितना तरीका हो गया? 7, क्योंकि हमारे पास 7 लेटर्स बचे। एक वॉवल यूज़ हो गया, एक कॉन्सोनेंट यूज़ हो गया, उसके बाद वॉवल और कॉन्सोनेंट कोई भी कहीं पे आए बीच में। तो इसको भरने के 7 तरीके, इसको भरने के 6 तरीके। फिर तो ऐसे हो जाएगा 5 4 3 2 1, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम इसको जो अभी हमने बेसिक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ा है उससे सॉल्व करना चाहें तो हम ऐसे करेंगे। पहली जगह वॉवल रखा, तो 3 में से एक वॉवल सेलेक्ट किया, ये ठीक है। अब सेलेक्ट करने का मतलब मेरे हाथ में आ गया, उसको यहाँ पे रखा। तो कितना तरीका? एक तरीका, क्योंकि एक ही प्लेस है। ये तो हो गया वॉवल का रखना। फिर हमने यहाँ कॉन्सोनेंट रखा, तो कौन सा कॉन्सोनेंट रखें, पहले तो ये क्वेश्चन आएगा। तो 6 कॉन्सोनेंट्स हैं, उनमें से एक कॉन्सोनेंट सेलेक्ट कर दिया, 6 C1। अब हम कैसे रखें? एक ही तरीका रखने का, यहाँ पे रख दिया बस 1। दूसरा काम ये ख़त्म हो गया। अब तीसरा काम, बीच में कितने प्लेसेस बचे? 7 प्लेसेस पे को मेरे को 7 डिफरेंट अल्फ़ाबेट से फिल करना है। मतलब ये क्या हो गया? ये अरेंजमेंट हो गया। कितने तरीके से? 7 चीज़ों को मेरे को एक रो में अरेंज कराना है। तो दैट आंसर विल बी सिंपली 7 फैक्टोरियल। तो ये भी आंसर हो गया। ये 3C1 बेसिकली 3 है, 6C1 6 है, और ये 7 फैक्टोरियल लिखा। तो फंडामेंटल और इससे दोनों से ही कर सकते हैं। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 100 and 1000। 100 and 1000 के बीच में नेचुरल नंबर चाहिए, सच दैट एट लीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट्स इज 7। अच्छा, पहली बात तो क्या है? इन बिटवीन बोला है, तो 100 और 1000 काउंट नहीं होगा, पहली बात तो ये, ठीक है। फिर उसने बोला कि कम से कम एक डिजिट 7 आना चाहिए। तो अब देखो, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर, हाँ, 100 और 1000 के बीच में जो भी नंबर आएगा वो 3 डिजिट का नंबर आएगा। और इसमें उसने बोला है कि कम से कम एक 7 आना चाहिए। तो जो इसने एटलीस्ट वर्ड बोला है उसको हम एक तरीके से तो ये कर सकते हैं, एटलीस्ट को एग्जैक्टली में कन्वर्ट किया, एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली 3, ठीक है। और इसको ऐसे भी कर सकते हैं बाइजेक्शन से
कि हमने टोटल वर्ड काउंट कर लिया और उसमें से वो घटा दिया जिसमें 7 आया ही नहीं एक भी बार। तो हम दोनों तरीके से करके दिखाएंगे। मेथड 1, नंबर ऑफ वर्ड्स या नंबर ऑफ वेज, सॉरी वर्ड्स कहाँ से आ गया। एटलीस्ट 1 का मतलब क्या है, एग्जैक्टली 1 और एग्जैक्टली 2 7s और एग्जैक्टली 3 7s। एग्जैक्टली 1 7 में क्वेश्चन ये आएगा कि फर्स्ट प्लेस पे आया या नहीं आया। क्यों? फर्स्ट प्लेस ऑफ कोर्स सेंसिटिव है क्योंकि यहाँ 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें भी फर्स्ट प्लेस यूज्ड नॉट यूज्ड, ठीक है। इन दोनों को हमने सेपरेट केसेस बना लिए। सेपरेट केसेस इसलिए बना लिए क्योंकि अगर पहली जगह पे 7 आ गया, ठीक है, तब तो इन दोनों को कोई चिंता नहीं है, यहाँ 0 आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। बट अगर मान लिया 7 यहाँ पे आया, ठीक है, तो पहली जगह पे फिर 0 नहीं आना चाहिए। तो अगर फर्स्ट प्लेस इज यूज्ड तो उसका मतलब क्या है कि पहली जगह पे 7 रखा है और बाकी 2 जगह और भरनी है। एग्जैक्टली 1 7 का मतलब क्या है कि इन दोनों जगह 7 नहीं आ सकता। तो इसको भरने के 9 तरीके, इसको भरने के 9 तरीके, सही है। क्यों? क्योंकि 7 क्या बोलते हैं, 7 नहीं आना चाहिए। 7 को छोड़ के 0 से 9 तक टोटल 10 डिजिट्स, उसमें से 7 हटा दिया तो 9 डिजिट। प्लस अगर फर्स्ट प्लेस इज नॉट यूज्ड तो इन दोनों में से एक जगह 7 आया होगा। तो किस जगह आया होगा? 2 तरीका। दिस इज नंबर ऑफ वेज ऑफ प्लेसिंग 7, या तो यहाँ या तो यहाँ, ठीक है। अब मान लिया 7 यहाँ पे आ गया, तो इसको फिल करने के कितने तरीके बचेंगे? यहाँ पे ना तो 7 आना चाहिए क्योंकि 7 एक ही आना था और वो आ चुका है ऑलरेडी, और ना 0 आना चाहिए, तो इसको फिल करने के बचेंगे 8 तरीके। उसके बाद जैसे ये फिल हो गया और मान लिया ये फिल हो गया, तो इसको फिल करने के कितने तरीके बचेंगे? 9। मतलब 7 इन दोनों में से एक जगह रखा होगा, तो जो दूसरी जगह बची उसको फिल करने के 9 तरीके, बिकॉज अब 0 आ सकता है और 7 तो आ ही नहीं सकता ऑफ कोर्स, ठीक है। अब एग्जैक्टली 2 7, फिर वापस यहाँ पे भी फर्स्ट प्लेस यूज्ड नॉट यूज्ड। तो अगर एग्जैक्टली 2 7 आया है तो वो यहाँ पे आया होगा अगर फर्स्ट प्लेस यूज़ नहीं किया है, और अगर पहला प्लेस यूज़ किया है तो एक 7 यहाँ पे आया होगा और एक इन दोनों में से कहीं एक जगह पे आया होगा। तो पहले प्लेस पे 7 रखने का एक तरीका, इन दोनों में से एक जगह 7 रखने का 2 तरीका, या तो यहाँ या तो यहाँ। अब मान लें यहाँ पे रख दिया, तो जो तीसरा जगह बचा उसको फिल करने का कितना तरीका हो गया? 9 तरीका। 7 नहीं आना चाहिए, प्लस इसमें यहाँ पे 7 नहीं आना चाहिए, इसको फिल करने का 8 तरीका इंटू 1, और अगर तीनों 7 आ गया 7 7 7, तो फिर एक तरीका। बस ये आंसर आ गया। तो दिस इज़ इक्वल्स टू 9 9 81, और ये हो गया 144, ये हो गया 18 प्लस ये हो गया 8 प्लस 1, तो 81 82 90 100, तो ये हो गया, और 152 ये हो गया। तो दिस इज 252। दैट मीन्स आंसर इज सी। तो एक तरीका तो ये हो गया। मेथड 2 क्या हो गया? यूजिंग बाइजेक्शन। तो हमने 3 डिजिट के सारे नंबर बना लिए
और उसमें से जो अनफेवरेबल नंबर है वो हटा दिए। तो नंबर ऑफ वेज बराबर टोटल नंबर ऑफ नंबर्स माइनस द नंबर्स हैविंग नो 7। तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स का मतलब क्या है कि हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है, बाकी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो पहली प्लेस को भरने के 9 तरीके, इसको भरने के 10 तरीके, इसको भरने के 10 तरीके, माइनस अगर 7 आना ही नहीं है तो 7 को तो हमने फेंक दिया। अब हमारे पास टोटल कितने डिजिट बचे? 9। तो पहले प्लेस को भरने के 8 तरीके, क्योंकि ना तो 0 आना चाहिए ना 7 आना चाहिए, और उसके बाद 9 × 9 इतना अवेलेबल। सही है। तो इन दोनों में से 9 कॉमन ले लिया, इधर बचा 100 माइनस 72, तो हो गया 9 × 18, 18 नहीं 28, 252 ये आंसर। देखो इसमें ऑफ कोर्स इलस्ट्रेशन के पर्पज से तो हमने दोनों तरीके से करके दिखाया, बट विच इज़ बेटर, तो बेटर तरीका तो क्या है? बाइजेक्शन से जल्दी सॉल्व हो गया है। इतने सारे केसेस बनाने में हो सकता है कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक कर दें। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9। तो सॉल्यूशन 8, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विच आर डिविजिबल बाई 2। तो 4 डिजिट नंबर जो 2 से डिविजिबल हैं, तो मतलब ये इवन डिजिट होना चाहिए। तो नंबर ऑफ नंबर्स बराबर पहले प्लेस को भरने का कितना तरीका हो गया? 9। इसने रिपीटिशन वगैरह कुछ बोला ही नहीं है, तो ऑफ कोर्स डिजिट्स रिपीट कर सकते हैं। इस प्लेस को भरने का 10 तरीका, फिर 10 तरीका, मतलब इसको भरने का 10, 10, इसको भरने का 9, और इवन डिजिट लाने का 5 तरीका। मतलब लास्ट में अगर नंबर को 2 से डिविजिबल होना है तो लास्ट का डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 इसी में से कुछ एक होना चाहिए। सो दिस विल बी 4500, ये आंसर है। Solution 9, in a telephone system 4 digit letters P, R, S, T and 4 digit 3, 5, 7, 8 are used. Find the maximum number of telephone numbers the system can have if each consists of a letter followed by a 4 digit number in which the digit may be repeated. तो मतलब इस तरह का सिस्टम है कि यहाँ पे एक लेटर आएगा और यहाँ पे एक लेटर आएगा, अ लेटर, फॉलोड बाय ए 4 डिजिट नंबर, और यहाँ पे 4 डिजिट्स आएंगे, ये ठीक है, और जिसमें रिपीटिशन अलाउड है। ठीक है। तो नंबर ऑफ नंबर्स, पहले प्लेस को भरने का कितना तरीका हो गया? 1, 2, 3, 4, 4 इंटू इसको भरने का 1, 2, 3, 4, फिर इसको भरने का 1, 2, 3, 4, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है इस बार, तो हमेशा 3 अवेलेबल है, 4 अवेलेबल है, बस यही आंसर हो गया, 4⁵5। ठीक है। पहले वाला 4 किसकी वजह से आए? इन 4 लेटर की वजह से, और अगले वाले 4 कितनी वजह से आए? इन 4 डिजिट्स की वजह से। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, 11, सॉल्यूशन 10, फाइंड द नंबर ऑफ 5 लेटर पैलिंड्रोम 1, 2, 3, 4, 5। पैलिंड्रोम का मतलब क्या है? जो
दोनों तरफ से सेम पढ़ा जाए, मतलब समथिंग लाइक कि अगर हमने बोला ABCBA, तो ये इधर से पढ़ो या इधर से पढ़ो एक ही बात है, ABCBA इधर से भी ABCBA। हिंदी में जिसको बोलते हैं उल्टा सीधा एक समान। विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स फ्रॉम द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो बहुत सिंपल है, यहाँ तक तो देखो हमारे हाथ में कुछ भी रख लो, तो पहली जगह कुछ भी रखा 26, 26 इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, दूसरी जगह कुछ भी रखा है 26, तीसरी जगह कुछ भी रखा है 26। अब पहले 3 जगह कुछ ना कुछ आ गया होगा, मान लिया ABC आ गया, तो यहाँ रखने का भी एक ही ऑप्शन आएगा, क्योंकि जो लेटर हम यहाँ रख चुके हैं वही यहाँ रखना पड़ेगा। ऐसे ही इसको भी फिल करने का एक ही ऑप्शन आएगा। तो दिस इज़ नंबर ऑफ वेज बराबर 26 का क्यूब, यही आंसर है 26 का क्यूब बस। 11 number of ways 7 different color in a rainbow can be arranged if green is always in the middle। ये ठीक है, कलर 1, कलर 2, कलर 3, कलर 4, कलर 5, 6, 7 ऐसे अरेंज करने हैं। ठीक है, रेनबो में 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं, बस उसने क्या बोला है कि यहाँ ग्रीन आना चाहिए, तो ग्रीन आना चाहिए, तो यहाँ हमने ग्रीन रख दिया। दिस इज़ बेसिकली अ लीनियर परमुटेशन। उसके बाद जो हमारे पास 6 कलर हैं उनको इन 6 जगह पे, 3 ये जगह और 3 ये जगह, मतलब इसको तुम देखो ही मत, 1 मिनट के लिए यहाँ पे कुछ लिखा है, यहाँ पे हमारे पास 6 डिफरेंट कलर रखे हैं। उनको हम कितने तरीके से परम्यूट करा सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस कितने आ सकते हैं, कैन बी अरेंज्ड। तो नंबर ऑफ वेज बराबर कितना हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। 6 कलर हैं उनको अरेंज करा लिया, और उनके बिल्कुल बीच में आके फिर हर अरेंजमेंट में जितने भी अरेंजमेंट होंगे उनके सारे अरेंजमेंट में बीच में जाके ग्रीन रख दिया। ठीक है, तो इतना ही तरीके आ जाएंगे, यही आंसर हो गया। ठीक है, मतलब जैसे एक अरेंजमेंट हो गया C1 C2 C3 C5 C6 C7, ग्रीन को हटा दिया 1 मिनट के लिए, C1 C2 C3, फिर मान लिया C6 C7 C5, ये दूसरा हो गया, या C5 C1 C3 C2 और क्या क्या बचा, 1 2 3 4 तो है नहीं, 6 7, मान लीजिए ये हो गए। ऐसे करके अरेंजमेंट्स आ जाएंगे इतने। अब उसने क्या बोला, ग्रीन बीच में होना चाहिए, तो हमने इन सब के बीच में ऐसे ग्रीन रख दिया, तो जितने अरेंजमेंट आ जाएंगे उतने ही रिक्वायर्ड अरेंजमेंट आ जाएंगे ग्रीन रखने के बाद। एग्जैक्टली हर अरेंजमेंट के लिए एक वैलिड अरेंजमेंट आ जाएगा। हर अरेंजमेंट ऑफ 6 डिफरेंट कलर्स के लिए एक वैलिड अरेंजमेंट आ जाएगा इंक्लूडिंग ग्रीन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। देन क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, सॉल्यूशन 12। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन 1 एट ए टाइम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। ये ठीक है, फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स हैं, इसमें से पहले हमने कार्ड 1 ड्रॉ किया, फिर उसके बाद हमने कार्ड 2 ड्रॉ किया। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब क्या है, पहला जो कार्ड निकाला उसको बाहर रख दिया, उसको वापस गड्डी में नहीं रखा। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच द 2 कार्ड्स कैन बी ड्रॉन इन ए डेफिनेट ऑर्डर। मतलब इसने क्या बोला कि 2 कार्ड ड्रॉ करने के कितने तरीके हो गए, और डेफिनेट ऑर्डर का मतलब क्या है, ये भी मैटर करता है कि पहला कार्ड कौन सा है, दूसरा कार्ड कौन सा है। तो दिस इज़ एज गुड एज कि हमने 52 में से 2 डिफरेंट कार्ड सेलेक्ट। तो इसमें क्या होगा, अगर मैंने नंबर ऑफ वेज, पहला कार्ड सेलेक्ट करने के कितने तरीके 52, दूसरा कार्ड सेलेक्ट करने के कितने तरीके 51। एक कार्ड अगर निकल गया तो उसके बाद जो कार्ड बचे उसको सेलेक्ट करने का 51 तरीका। मतलब यहाँ पे ऐसे है कि यहाँ पे मान लिया डायमंड की 10 आ गई, और यहाँ पे मतलब ठीक है चिड़ी जो होता है उसका मान लिया जे आ गया, ये एक कॉम्बिनेशन हो गया। फिर यहाँ पे मान लिया डायमंड का इक्का आ गया, यहाँ पे मान लिया डायमंड का के आ गया, ये दूसरा तरीका हो गया। इतने तरीके हो गए।
अच्छा, एक बार जब हमने पहले कार्ड को निकाला तो ये निकल सकता है, दूसरी बार ये निकला। 52 में एक बार ऐसा भी होगा कि पहली बार ये कार्ड निकल आए कि मान लिया चिड़ी का जे इधर आ जाए और डायमंड इधर आ जाए 10C। तो ये तो सब अलग अलग काउंट होगा, 1 2 3 4 ऐसे करके। तो इसके अंदर हमने पहले बोला था मल्टीप्लिकेशन में, फर्स्ट लेक्चर में, कि अगर मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर आना पॉसिबल है तो फिर वो आएगा, बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ही आएगा। तो इसके अंदर ऑर्डर अपने आप है, तो जो इसने डेफिनेट ऑर्डर बोला है दैट इज़ टेकन केयर, यही आंसर है। सही है। अगर वो केवल ये बोलता है कि कितने तरीके से 2 कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर उसका क्या मतलब है, फिर तो मेरे को कॉम्बिनेशन चाहिए होता है, फिर मेरे को इस बात से मतलब नहीं होता कि पहले कौन आया बाद में कौन आया। बट इसने यहाँ पे क्या वर्ड बोला है, डेफिनेट ऑर्डर, तो यही आंसर हो गया। 13 नंबर ऑफ वर्ड्स विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड अक्षी इफ ईच वर्ड बिगिन विद वॉवल और टर्मिनेट्स विद ए वॉवल। ये ठीक है, AKSHI। अब देखो इसने क्या बोला कि वॉवल से शुरू होना चाहिए, वॉवल पे ख़त्म होना चाहिए। और अब मैथमेटिक्स में और जो है वो उसका मतलब क्या होता है, यूनियन। ठीक है, ये हिंदी वाला और नहीं है। मतलब जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है उसको ये फीलिंग आनी चाहिए कि अगर या तो केवल वॉवल से चालू होना चाहिए या केवल वॉवल पे ख़त्म होना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर हमने कहीं पे भी और लगाया है 2 स्टेटमेंट्स के बीच में, तो उन दोनों में से कम एक स्टेटमेंट सही होना चाहिए। दोनों सही हो गया तो भी चलेगा। तो अगर कोई इस वाले केस में वर्ड वॉवल से शुरू हुआ एंड वॉवल पे ही ख़त्म हुआ, दैट इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल। तो मतलब अल्टीमेटली कैसे कैसे हो सकता है कि ऑल द लेटर्स बोला है, तो 3 2 5 का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5। हाँ, या तो वॉवल से शुरू होकर वॉवल पे ख़त्म, वॉवल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट। उसने क्या बोला कि या तो वॉवल से, मतलब इट शुड इफ़ ईच वर्ड्स बिगिन विद ए वॉवल और टर्मिनेट्स इन ए वॉवल। ये जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा होगा उसको हजम करने में दिक्कत होगी, इसीलिए मैंने वर्ड क्या यूज़ किया, यूनियन। यूनियन में हम ऐसे करते हैं, 2 चीज़ का यूनियन लिया तो अगर कोई भी चीज़ इसमें आ गया तो भी चलेगा, इसमें आ गया तो भी चलेगा, दोनों में आ गया तो भी चलेगा। तो उसका मतलब क्या है कि दिस इज़ एक्सेप्टेबल, दिस इज़ एक्सेप्टेबल, दिस इज़ एक्सेप्टेबल, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। क्योंकि कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, ना तो वॉवल से शुरू हुआ ना वॉवल पे ख़त्म हुआ, तो इसलिए दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। बाकी तीनों चल जाएगा। तो हम या तो आंसर इन तीनों से निकाल लें या फिर टोटल में से ही घटा दें। तो आंसर कितना हो जाएगा, टोटल कितना होगा, 1 2 3 4 5, 5 डिफरेंट लेटर्स को एक रो में अरेंज करना है। जितने डिफरेंट अरेंजमेंट्स आएंगे उतने डिफरेंट वर्ड्स आएंगे। तो वो कितने वर्ड्स आएंगे, 5 फैक्टोरियल माइनस ये दोनों घटा दिए जिसमें दोनों कॉन्सोनेंट्स आ रहे हैं, पहला और आखिरी। तो पहला चीज़ आएगा कौन से 2 कॉन्सोनेंट्स, तो हमने क्या किया, इन 3 में से 2 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट किए। ठीक है, मान लिया के और एस सेलेक्ट हो गया। अब उनको पहले और दूसरी जगह पे रखना है, तो रखने का कितना तरीका है, वो 2 फैक्टोरियल तरीका है। मतलब 2 चीज़ें और 2 जगह अरेंज करना है, ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, इसलिए 2 फैक्टोरियल। ऐसा करने से क्या हो गया, पहली जगह और लास्ट जगह 2 कॉन्सोनेंट रखे गए। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, हमारे हाथ में 3 लेटर्स बचे हैं और उनको इन 3 जगह पे रखना है। 3 जगह पे रखना है मतलब 3 जगह पे परम्यूट कराना है। तो नंबर ऑफ वेज कितना हो गया, 3 फैक्टोरियल। ये 3C2 क्यों आया, हमने 2 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट किए। अच्छा, यहाँ पे हम ऑफ कोर्स टोटल माइनस अनफेवरेबल ये कर रहे हैं। तो अनफेवरेबल कौन सा वर्ड है, जो कॉन्सोनेंट से चालू हो रहा है एंड कॉन्सोनेंट पे ख़त्म हो रहा है, वो वाला वर्ड। तो हम यहाँ पे केवल वो काउंट कर रहे हैं जो कॉन्सोनेंट से, मतलब ये वाला काउंट कर रहे हैं।
तो शुरू में भी कॉन्सोनेंट है, लास्ट में भी कॉन्सोनेंट है, ऐसे वर्ड कितने बनेंगे उसी के लिए पहले हमने 2 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट किए इन 3 में से। तो सिलेक्शन में NCR आता है, 3 डिफरेंट चीज़ों में से 2 डिफरेंट चीज़ें सेलेक्ट किया तो 3C2। फिर उनको रखा, तो अब 2 चीज़ों को 2 जगह पे रखने का कितना तरीका हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल, ऐसे या फिर ऐसे, तो वो ये आ गया 2 फैक्टोरियल। फिर जो बीच में 3 चीज़ें आई उनको रखा 3 फैक्टोरियल, तो ये आंसर हो जाएगा 5 फैक्टोरियल जाएगा 120 माइनस ये हो जाएगा 3 2 6, ये हो जाएगा 36। दिस विल बी द आंसर। ठीक है, कितना हो जाएगा 84। या फिर हम ऐसे भी कर सकते थे ऑल्टरनेटिवली कि इन तीनों को गिन लेते, ये हो रहा है और ये हो रहा है और ये हो रहा है, तो इनके बीच में और है कि अगर वॉवल से शुरू होकर वॉवल पे ख़त्म हो जाए चलेगा। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज बराबर वॉवल से शुरू होकर वॉवल पे ख़त्म हो जाए, तो यहाँ पे पहले और लास्ट प्लेस पे वॉवल्स रखने हैं। तो 2 वॉवल्स है तो 2 को सेलेक्ट कर लिया, फिर उनको पहले और लास्ट प्लेस पे रखा 2 फैक्टोरियल, बीच में 3 कॉन्सोनेंट्स को अरेंज कराया 3 फैक्टोरियल। पहले पे वॉवल, लास्ट पे कॉन्सोनेंट, तो पहले पे एक वॉवल रखा, कौन सा वॉवल, 2C1 से सेलेक्ट कर लिया, या तो A या तो I। फिर उसको रखने का कितना तरीका, एक तरीका यही रखना है पहले पे, इनटू फिर लास्ट पे कॉन्सोनेंट रखना है, कौन सा कॉन्सोनेंट, 3C1। कैसे रखा, एक तरीका, तो पहले पे एक वॉवल आ गया, कोई भी एक वॉवल, लास्ट में कॉन्सोनेंट आ गया, बीच में अब 3 लेटर्स रखे 3 फैक्टोरियल, ये वाला काउंट हो गया। अब इसमें पहली जगह कॉन्सोनेंट रखा, तो कौन सा कॉन्सोनेंट, 3C1, रखने कितना तरीका, एक। फिर लास्ट पे वॉवल रखा। अच्छा, बीच वाले नहीं भरेंगे, पहले हमने कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई कराया। कंस्ट्रेंट क्या है, कंडीशन क्या है कि पहले पे कॉन्सोनेंट आना चाहिए और लास्ट पे वॉवल आना चाहिए, तो पहले हमने ये सेटिस्फाई कराया। अगर हम बीच में से भर के जाएंगे तो लास्ट में पता ही लगेगा कि हमारे पास कॉन्सोनेंट बचा है या वॉवल बचा है, इसलिए गड़बड़ हो जाएगी। लास्ट पे वॉवल रखने सेलेक्ट करिए, फिर 3 फैक्टोरियल, ये आंसर हो गया। तो दिस इज़ 2 × 6 + 2 × 3 × 6 + 3 × 2 × 6, तो ये हो गया 36 और 36 72 और 12, दैट इज़ 84। 84 will be the answer. 14. How many 10-digit number can be made with odd digits so that no 2 consecutive digits are same? तो उसने क्या बोला कि एक 10 डिजिट का नंबर बनाना है और ऑड डिजिट्स हैं, तो 1 3 5 7 9, और कंडीशन क्या है कि कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव डिजिट सेम नहीं होने चाहिए। तो ऑफ कोर्स रिपीटिशन अलाउड है, 1 1 1 कितनी बार भी यूज़ हो सकता है, बट 2 कॉन्जिक्यूटिव डिजिट सेम नहीं होना चाहिए, मतलब एक साथ ऐसे नहीं आना चाहिए 1 1। तो अगर मान लिया नंबर ऐसे बना 1 3 1 5 3 5 7 9 1 7, 4 और 4 8 और 10, हाँ मतलब ये नंबर बना तो ये चलेगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, नंबर ऑफ वेज बराबर पहले प्लेस को भरने का कितना तरीका, 1 2 3 4 5। अब मान लिया पहले प्लेस को भर दिया हमने, ठीक है, मान लिया पहले प्लेस पे 4 रखा गया, सॉरी 4 तो रखा नहीं जा सकता, पहले प्लेस पे मान लिया 1 रखा गया। तो दूसरे प्लेस के लिए बिकॉज 2 कॉन्जिक्यूटिव डिजिट सेम नहीं हो सकता, इसलिए दूसरे प्लेस के लिए 1 नहीं रख सकते, बाकी कुछ भी रखो, कुछ भी रखो, मतलब इन 4 में से कुछ भी रखो। तो 4 ऑप्शन मान लिया, अब हमने 3 रख दिए हैं यहाँ पे, तो ये काम भी हो गया, ये काम भी हो गया। अब तीसरे प्लेस पे उसने ये बोला ना कॉन्जिक्यूटिव सेम नहीं होना चाहिए, तो बस इस कंडीशन को हम सेटिस्फाई करते हुए चलेंगे। तो तीसरे प्लेस पे 3 नहीं आना चाहिए, बट वापस 1 आ सकता है, तो 3 को छोड़ के फिर 4 ऑप्शन, फिर 4 ऑप्शन,
एंड सो ऑन। तो आंसर कितना बनेगा 5 इंटू 4⁹9। यही आंसर हो गया। इससे क्या हो गया कि हमारा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया और आंसर भी आ गया। 15 इट इज़ रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and 4 women in a row so that women can occupy even places। तो 5 और 4 9 हो गया, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये हो गया। ठीक है, 5 men and 4 women, तो मतलब इवन प्लेसेस मतलब यहाँ 4 women आना चाहिए। हाउ मैनी सच अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। तो इट इज़ लाइक हमने क्या किया, कंडीशंस क्या क्या है कि इन प्लेसेस पे प्लेस 2 प्लेस 4 6 और प्लेस 8 पे वुमेन आना चाहिए और 1 3 5 7 और 9 पे मैन आने चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि हमने जो मेन हैं 5 मेन हैं उनको यहाँ पे अरेंज करा दिया 5 जगह पे। तो नंबर ऑफ वेज मेन को अरेंज कराने का कितना तरीका, 5 फैक्टोरियल। ऑफ कोर्स 5 मेन मतलब 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को एक लाइन में अरेंज कराने का कितना तरीका, 5 फैक्टोरियल। और वुमेन को अरेंज कराने का 4 फैक्टोरियल। बस यही आंसर हो गया, 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 15th 16th if no two books are alike in how many ways can two red, ये ठीक है मतलब red 1 red 2 3 green G1 G2 G3 and 4 blue books B1 B2 B3 and B4। ठीक है, be arranged on a shelf so that all the books of same color are together। मतलब अब इन कितना 4 3 7 2 9 इन बुक्स को हमें एक शेल्फ पे रखना है और कलर एक साथ होने चाहिए। मतलब एक तरीका तो ये हो गया R1 R2, ठीक है, G1 G3 G2 और B1 B3 B2 B4। एक तरीका ये हो गया सब ब्लू एक साथ है, ग्रीन एक साथ है, रेड एक साथ है। एक तरीका ऐसे भी हो सकता है कि हम G2 G1 G3 ग्रीन पहले कर दें, फिर R1 R2 रेड इधर कर दें और फिर B1 B2 B3 B4। तो इसमें देखो 2 तरह के अरेंजमेंट है। पहले तो मेरे को ये फिक्स करना पड़ेगा कि रेड ग्रीन एंड ब्लू इनमें से कैसे अरेंज करें। पहले रेड आएगा, फिर ग्रीन आएगा, फिर ब्लू आएगा और इनका कितना अरेंजमेंट है। फिर मान लिया अगर हमने ये फिक्स कर लिया कि रेड ग्रीन और ब्लू आ रहा है, फिर उसके बाद रेड के अंदर जो 2 बुक आएगा उनको हम कैसे अरेंज करेंगे, R1 R2 करके या R2 R1 करके। फिर ऐसे ही G1 G2 G3 का अरेंजमेंट कितना आएगा। तो इसलिए नंबर ऑफ वेज इज इक्वल्स टू, पहले तो हमने कलर का अरेंजमेंट देखा कि RGB होगा या RBG होगा या GRB होगा। तो वो कितना अरेंजमेंट हो गया, 3 फैक्टोरियल। दिस इज number of ways in which 3 colors can be arranged into number of ways in which 3 colors can be arranged into। अब एक कलर के अंदर मान लिया जैसे रेड है, उनका इंटरनल अरेंजमेंट उनको कितने तरीके से अरेंज करा सकते हैं, 2 रेड की ऑब्जेक्ट्स को 2, फिर ग्रीन ऑब्जेक्ट्स को 3, फिर ब्लू ऑब्जेक्ट्स को 4 फैक्टोरियल। 3 रेड चीज़ें हैं उनको एक लाइन में परम्यूट करना है। मतलब यहाँ पे G1 G2 G3, यहाँ पे हो यहाँ पे हो एक ही बात है, G1 G2 G3। मतलब ये G1 G2 G3 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, दैट इज टेकन केयर बाई दिस। ठीक है, अब एक बार हमने फिक्स किया कि G1 G2 G3 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे कैसे आएगा, G3 G1 G2 G2 G3 G1 ऐसे करके। तो वो ये वाली चीज़ आंसर देगा, यही आंसर हो गया। दिस इज 6 × 2 × 6 × 24।
ये आंसर आ जाए। इसको वी कैन कैलकुलेट। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 16। फिर 17, 18। Solution 17. How many of 900 3-digit number have at least one even digit? मतलब 3-digit नंबर्स हैं, इनमें से वो गिने हैं जिसमें कम से कम एक इवन डिजिट आए। अब देखो इवन डिजिट में जीरो बेसिकली प्रॉब्लमेटिक है, ये ठीक है, जीरो बहुत दिक्कत करता है। तो अगर मैं टोटल में से वो डिजिट हटा दूं जिसमें एक भी इवन डिजिट ना आए, केवल ऑड आए, तो केवल ऑड काउंट करना बहुत ईजी है, उसमें जीरो नहीं आता है बेसिकली। तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स बराबर टोटल 3-digit नंबर्स माइनस numbers having या 3-digit numbers having odd digits only. So that is equals to टोटल 3 डिजिट का नंबर, पहले प्लेस को भरने का कितना तरीका, 9, फिर इन दोनों को भरने का 10 10, वो तो खैर इसने खुद ही बता दिया कि 900 3-digit नंबर, तो टोटल 900 तो ये हो गया, माइनस अगर ऑड डिजिट्स हैं तो ऑड डिजिट कितना होगा 1 3 5 7 9, तो 5 ऑप्शंस हो गया। तो पहले प्लेस को भरने का 5 5 5, ये हो गया। तो दिस इज़ 900 माइनस 125, दैट इज़ 725। 725 कहाँ पे है, 725 में 775, 125 घटाया, 775 इज ए। ठीक है, फिर सॉल्यूशन 18। द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1000 to 9999 बोथ इंक्लूसिव। अब इसने बोल दिया कि दोनों को इंक्लूड करना है, तो ये 4 डिजिट के नंबर हो गए। 4 डिजिट के सबसे छोटा नंबर 1000 ही होगा, सबसे बड़ा 9999 ही होगा। तो 4 डिजिट के नंबर की बात चली आती है। दैट डू नॉट हैव ऑल 4 डिफरेंट डिजिट्स, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि चारों डिजिट डिफरेंट हो, ये भी बाइजेक्शन से करेंगे। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज बराबर टोटल 4 डिजिट नंबर माइनस numbers with all 4 different digits. All 4 different digits. So this is equals to टोटल कितना हो जाएगा, 4 डिजिट का नंबर, पहले प्लेस पे 9 और अगले पे 10 क्यूब, 10 इंटू 10 इंटू 10, वो इसी की तरह हो गया, माइनस नंबर्स विथ 4 डिफरेंट डिजिट्स, चारों डिजिट डिफरेंट। तो पहले जगह पे एक डिजिट रखा 9 तरीके से, अगली जगह पे एक डिजिट रखा फिर 9 तरीके से। क्यों, पहली जगह पे तो जीरो नहीं आ सकता, दूसरी जगह पे तो जीरो आ सकता है। फिर तीसरे प्लेस को भरने का कितना तरीका हो गया, 8 7, बस यही आंसर है। तो ये वो डिजिट हो गए जिसमें चारों, मतलब विदाउट रिपीटेशन जिसको बोलते हैं, वो नंबर ऑफ नंबर्स हो गए 4 डिजिट के नंबर्स। टोटल में से ये घटा दिया तो फिर वो केसेस आ जाएगा जिसमें चारों डिजिट डिफरेंट नहीं है। अच्छा, अगर चारों डिजिट डिफरेंट नहीं है, ये तो हमने बाइजेक्शन से किया, वो हटाए हमने। अगर इसको हम सीधा सीधा करें कि फेवरेबल केसेस गिन लिए, उसका मतलब क्या है कि कम से कम 2 डिजिट रिपीट होना चाहिए। तो देखो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, हमें काउंट करने में ना बहुत प्रॉब्लम होगी। कैसे, ऐसे हो सकता है कि सेम डिफरेंट 1 डिफरेंट 2,
ये काउंट होगा, ठीक है। फिर सेम सेम 3 डिजिट सेम और एक डिफरेंट हो जाए, या फिर चारों सेम हो जाए, या फिर 2 सेम और 2 दूसरा सेम हो जाए। अब इसमें भी ये काउंट करना है, इसमें भी फिर हमें ये दिक्कत रखनी पड़ेगी वो जो सेम वाला डिजिट है वो 0 है या नहीं है, फिर 0 इधर आया या इधर आया, तो बहुत ज़्यादा रायता फैल जाएगा। तो दिस इज़ मच बेटर वे। अगर हम ऐसे काउंट करने चलेंगे तो बहुत सारे केसेस बनेंगे, हमें बहुत काउंटिंग करनी पड़ेगी और उसमें फिर गड़बड़ होने के चांस हैं। तो ये हो गया 18, 19, 20। तो सॉल्यूशन 19, the number of different 7-digit number that can be written using only 3 digits 1 2 3 under the condition that digit 2 occurs exactly twice in each number। ठीक है, 7 डिजिट नंबर है 6 7, और इसमें एग्जैक्टली 2 बार 2 आना चाहिए और बची हुई जगह 1 और 3 आना चाहिए। 1 कितनी बार आए, कितनी बार भी आए, 3 कितनी बार आए, कितनी बार भी आए। 1 अगर नहीं आया तो भी चलेगा, मतलब उसने बोला कि इन तीनों डिजिट को यूज़ करना है, बट उसने ये नहीं बोला कि इन तीनों डिजिट को ज़रूर यूज़ करना। हाँ, 2 के ऊपर उसने कंडीशन लगा दी कि 2 एग्जैक्टली 2 बार यूज़ होगा और कुछ नहीं, एग्जैक्टली ट्वाइस इन ईच नंबर। तो पहला कंस्ट्रेंट तो हम यही सेटिस्फाई करते हैं कि 2 को उठा के रखते हैं, ठीक है। 2 तो ये जो दोनों 2 हैं वो एक जैसे हैं, इनको तो सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा 2 कैसा है। 2 के करस्पॉन्डिंग बस क्या क्वेश्चन उठेगा कि इनमें से कहाँ रखें। जो हमारे पास 7 प्लेसेस हैं उनमें से 2 2s को कहाँ रखें। तो हम क्या करेंगे, 7 में से 2 प्लेस सेलेक्ट किया, मान लिया जैसे ये सेलेक्ट हो गया, ये सेलेक्ट हो गया, तो यहाँ 2 रख दिया, ठीक है। 7 में से 2 प्लेस सेलेक्ट हो गया, तो इस 7C2 में ये भी आ गया, ये दोनों सेलेक्ट हुआ, या ये दोनों, 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 सारे केसेस में काउंट हो गए। उस पर हमने 2 रख दिया। अब क्या हो गया कि हमारे लिए 2 प्लेसेस भर गया, बाकी प्लेसेस को भी भरना है ऑफकोर्स, बट बाकी प्लेसेस 1 और 3 यूज़ करना है। तो इस प्लेस को भरने का कितना ऑप्शन 2, या तो 1 रखेंगे या 2 या तो 1 रखेंगे या 3 रखेंगे। फिर इस प्लेस को भरने का कितना तरीका, फिर 2, फिर इसको भरने का 2 2 2, तो टोटल 7 में से 2 प्लेस तो पहले ही भरे जा चुके हैं, बाकियों को भरने का इतना तरीका। तो दिस इज 7 6 2 2 रेज़्ड टू पावर 5, 21 × 32, ये आंसर हो गया। तो 672 मतलब ए ऑप्शन हो गया। दिस इज इट, यही आंसर होगा। अब क्वेश्चन 20, आउट ऑफ 7 कॉन्सोनेंट एंड 4 वॉवल्स द नंबर ऑफ वर्ड्स ऑफ 6 लेटर वर्ड्स। ठीक है, वी आर हैविंग 7 कॉन्सोनेंट 4 वॉवल्स। 7 कॉन्सोनेंट कौन से उसने दे रखे होंगे, ठीक है। द नंबर ऑफ वर्ड्स ऑफ 6 लेटर्स, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, फॉर्म्ड बाय टेकिंग 4 कॉन्सोनेंट एंड 2 वॉवल्स इज। अब इसमें 4 कॉन्सोनेंट लेने हैं प्लस 2 वॉवल्स लेने, तो ऐसे कितने वर्ड्स बन जाएंगे। पहला क्वेश्चन उठेगा, कौन से 4 कॉन्सोनेंट, 7 कॉन्सोनेंट हैं, उनमें से कौन से 4 यूज़ करने हैं। डिफरेंट कॉन्सोनेंट यूज़ करेंगे तो ऑफकोर्स डिफरेंट लेटर बनेगा, डिफरेंट वर्ड्स बनेगा। पहला चीज़ तो ये हो गया। फिर कौन सा 2 वॉवल्स, ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये उठेगा। फिर अगर मान लिया हमने ये फिक्स कर लिया कि ये 4 कॉन्सोनेंट हैं और ये 2 वॉवल्स हैं, फिर उनको हम कैसे रखें, मतलब C1 C2 C3 C4 W1 W2 सॉरी 2 वॉवल्स बोला है, हाँ, V1 V2 ऐसे रखें या फिर V1 C1 C2 C3 V2 C4 ऐसे रखें। मतलब इन ये जो 6 लेटर्स हैं, ये 6 डिफरेंट लेटर्स हैं, इनका अरेंजमेंट, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज, पहला क्वेश्चन, कौन से 4 कॉन्सोनेंट,
तो 7 में से 4 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने का कितना तरीका हो गया? 7C4। अगला क्वेश्चन आएगा कौन से 2 वॉवल्स, तो 4 में से 2 वॉवल सेलेक्ट किया। अच्छा, इसमें हमने इस क्वेश्चन को 3 कामों में डिवाइड कर लिया, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। पहले हमने क्या बोला कि 4 वॉवल सेलेक्ट किए, फिर हमने बोला कि 2 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट किए, फिर हमने बोला एंड उनको अरेंज किया। तो ये काम भी करना है एंड ये काम भी करना है। इन दोनों के बीच में ऑप्शन नहीं कि पहला कर लिया या दूसरा कर लिया, पहला भी करना है एंड दूसरा भी करना है एंड तीसरा भी करना है। तो इसीलिए मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। तीसरा क्या है कि इन 6 चीज़ों को एक रो में परम्यूट कराना है। तो अगर 6 डिफरेंट चीज़ों को एक रो में अरेंज कराना हो तो नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा? सिंपली 6 फैक्टोरियल। तो यही आंसर हो गया हमारे पास। ठीक है, 7C4 हो गया, 7C4 और 7C3 बराबर होगा। तो 7 6 5/3 फैक्टोरियल इंटू 4 3 2 इंटू 6 फैक्टोरियल इज 720। तो 3 फैक्टोरियल इज दिस तो हो गया 35, 35 दूनी 70, 210 इंटू 720, ये आंसर हो गया। तो ये तो इसके आसपास दिखाई दे रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लास्ट में 2 जीरो आएगा, तो मेरे को तो एग्जैक्टली कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। चारों ऑप्शन में इसी में 2 जीरो है, इसलिए सी ऑप्शन। ये 21st क्वेश्चन। ऑल पॉसिबल 3 डिजिट इवन नंबर्स विच कैन बी फॉर्म विद द कंडीशन दैट। ठीक है, क्या क्या अभी तक बोल दिया इसने? 3 डिजिट का नंबर है, इवन नंबर है, तो यहाँ पे फिर इवन डिजिट होना चाहिए। ठीक है, फिर इसने क्या बोला है? विद द कंडीशन दैट इफ 5 इज वन ऑफ द डिजिट देन 7 इज द नेक्स्ट डिजिट। कंडीशन क्या है कि अगर 5 एक डिजिट है तो दूसरा 7 अगले वाला 7 होना चाहिए। तो अब तुम देखो, उसने ये तो बोला नहीं कि 5 आनी चाहिए, तो नो 5 एक तो ऐसा नंबर बना सकते हैं। ठीक है, 5 इज यूज्ड, तो अगर 5 यूज़ हुआ है, तो अगर 5 यहाँ पे यूज़ हुआ है तो उसका अगला नंबर 7 यही होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे इवन डिजिट होना चाहिए। ठीक है, फिर अगर 5 यहाँ पे यूज़ हुआ है तो यहाँ पे 7 होना चाहिए, बट यहाँ पे इवन भी होना चाहिए, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, और लास्ट में 5 यूज़ हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो बस केवल यही 2 केसेस हो गए। पहले वाले केस में 5 यूज़ ही नहीं किया, तो इस प्लेस को भरने के कितने तरीके? बाकी इसने रिपीटिशन के लिए कुछ नहीं बोला, तो हम तो रिपीट कर लेंगे। इसको भरने के 9 तरीके, 9 नहीं सॉरी 0 भी नहीं आएगा और 5 भी नहीं आएगा, तो 8 तरीके। इसको भरने के 9 तरीके, इसको भरने के ये 9 तरीके क्यों होंगे? क्योंकि 5 नहीं आएगा, 0 आ सकता है। इसको भरने के, लास्ट प्लेस को भरने के, तो यहाँ पे लास्ट प्लेस पे इवन डिजिट आएगा, वो 5 ऑप्शन 0 2, इसमें क्या क्या ऑप्शन है? 0 2 4 6 8, या तो ये या तो ये, और मतलब या तो ऐसे वर्ड बने चलेगा या फिर ऐसा वर्ड बने। तो पहले प्लेस पे 5 रखने का एक तरीका, फिर एक तरीका, और इवन डिजिट के 5 तरीके। तो ये कितना हो जाएगा? 8 इंटू 9 72, 73 इंटू 5, 365। तो आंसर कितना हो गया? सिंपली डी ऑप्शंस। So this is question 21, question 22, 23.
Solution 22. The number of 6-digit number that can be formed using 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, एक डिजिट मतलब ज़्यादा है, 1 2 3 4 5 6 और डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ये है। फिर आगे क्या बोला है? सो दैट डिजिट डू नॉट रिपीट एंड टर्मिनल डिजिट्स आर इवन। मतलब पहला चीज़ है कि डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, तो ऑफकोर्स 7 में से हमें 6 यूज़ करना है। दूसरा, टर्मिनल डिजिट इवन है, तो यहाँ इवन डिजिट आना चाहिए, यहाँ इवन डिजिट आना चाहिए। तो नंबर ऑफ वेज कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई कर लेते हैं। यहाँ इवन डिजिट लाना चाहिए, तो 2 4 6 इन तीनों में से कोई एक रख सकते हैं, 3 ऑप्शन। फिर यहाँ इवन डिजिट आना चाहिए, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो अगर यहाँ पे 3 रख चुके हैं तो यहाँ पे तो 3 मतलब इन 3 में से एक रख चुके हैं, 2 4 6 में से मान लिया 2 रख दिया, तो इसके पास तो 2 ही ऑप्शन बचे, 4 और 6 का 2 ऑप्शन इनटू, अब कोई कंडीशन नहीं, ठीक है। अब ये 7 में से 2 डिजिट यूज़ हो गए, तो इसको भरने का कितना तरीका? 5। फिर इसको भरने का कितना तरीका? 4 3 2, बस ये हो गया। तो 3 2 6 पंजे 30 और 4 120 और इंटू 6 720। तो 720 कहीं है? हाँ, डी ऑप्शन। सो दिस विल बी डी ऑप्शन। Solution 23. A new flag is to be designed with 6 vertical strips, ठीक है, using sum of all of the colors। अच्छा, sum और all, तो ऐसे वर्टिकल स्ट्रिप 1 2 ऐसे करके 6 वर्टिकल स्ट्रिप्स हैं, और कलर्स कौन कौन से हैं? येलो, ग्रीन, ब्लू, रेड। मतलब इन चारों को रिपीटिशन अलाउड है बस इनका। द नंबर ऑफ वेज दिस कैन बी डन सच दैट नो 2 एडजेसेंट स्ट्रिप्स हैज़ द सेम कलर। ये तो उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया कि मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि येलो येलो हो जाए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये येलो आ जाए, ये ग्रीन आ जाए, ये ब्लू आ जाए, ये चलेगा, फिर वापस येलो आ जाए, ये चलेगा। तो पहले को भरने का तो 4 तरीका हो गया, 1 2 3 4, बट उसके बाद से क्या होगा? हमेशा 3 ही तरीका आएगा। जैसे पहले में अगर येलो आ गया तो दूसरे में येलो नहीं आ सकता, बाकी 3 में से कोई भी कलर आ सकता है, 3 तरीका। तो मान लिया दूसरे वाले में ग्रीन आ गया, तो तीसरे वाले में ग्रीन नहीं आ सकता, येलो वापस आ सकता है, फिर 3 तरीका। तो दिस विल बी 3⁴। तो 4 तिया 12 और 3⁴ 81। तो ए ऑप्शन विल मैच। यही हमारा आंसर हो गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24। इन हाउ मेनी वेज 5 कलर्स बी सेलेक्टेड आउट ऑफ 8 डिफरेंट कलर्स इंक्लूडिंग रेड, ब्लू एंड ग्रीन। ठीक है, 8 डिफरेंट कलर्स हैं जिसमें रेड, ब्लू, ग्रीन है, और C1 C2 C3 C4 C5 5 कलर और हैं, तो टोटल 8 कलर्स हो गए। इनमें से 5 कलर सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। अब आंसर बताना है। आंसर, इफ़ ब्लू एंड ग्रीन आर ऑलवेज टू बी इंक्लूडेड, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, अगर ब्लू और ग्रीन आ ही गया, ब्लू और ग्रीन आ ही गया, तो 5 में से 2 तो आ ही गया हमारे पास, 3 कलर और सेलेक्ट करने हैं। कितने में से? इन 6 में से, तो 6 में से 3, बस ये आंसर हो गया। ब्लू और ग्रीन 2 कलर आ गया, टोटल 5 चाहिए, 3 और चाहिए। कितने में से 3 चाहिए? जो बचे हुए 6। बी, इफ रेड इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड,
दूसरे वाले केस में उसने क्या बोला कि रेड को एक्सक्लूड करना है, तो हमारे लिए रेड एग्जिस्ट ही नहीं करता। टोटल 7 कलर बचे हैं, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज 7 में से 5 सेलेक्ट कर लिया, यही आंसर हो गया। केवल सेलेक्ट करना है, कुछ अरेंजमेंट बोला ही नहीं। कैन बी सेलेक्टेड। सी, इफ रेड एंड ब्लू आर ऑलवेज इंक्लूडेड बट ग्रीन एक्सक्लूडेड। तो अगेन यही वाली बात आ गई कि रेड एंड ब्लू, तो रेड और ब्लू तो ले लिया और ग्रीन को हटा दिया, तो 2 कलर आ गए, मतलब 3 कलर और चाहिए, बट वो ग्रीन में से नहीं, इन 5 में से लेना है। तो 5 में से 3 कलर लेने का कितना तरीका हो गया, 5C3, बस ये आंसर हो गया। इनको कैलकुलेट कर लो, 5 4 2, ये 10 हो गया, ये भी 7C5 और 7C2 बराबर ही होगा, तो 21 हो गया। ऐसे ही इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हेलो बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन में आगे चलते हैं।